आप सभी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, आज आपके अपने चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में नया सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। जी हां, मेरे कुछ विद्यार्थियों का अनुरोध था कि सर इस टॉपिक को अवश्य ही कवर करें, क्योंकि इसमें जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हल्के वर्षों में यूपीएससी में, आप देखेंगे तो जिसको आप सो कॉल्ड बाइबल के नाम से जानते हैं, उससे प्रश्नों की संख्या निरंतर घटते चली जा रही है। और पॉलिटी में अगर आप देखें प्री सेगमेंट में ही, तो कॉन्सेप्ट और फिलोसफीज की एंट्री हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच इंटर रिलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए 2024-23 के पेपर को अगर उठाकर देखें तो अब आप जो भी आर्टिकल्स पॉलिटी में पढ़ते हैं वे सारे आर्टिकल्स या फैक्ट्स पर्याप्त नहीं है प्री क्वालिफाई करने के लिए। और जनरली जब आप कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं तो आपको पॉलिटी के नाम पर संविधान की धाराएं रटाई जाती हैं या फिर आर्टिकल्स या अनुच्छेद रटाए जाते हैं, जो कि आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट लेकर के आया हूं, आपका अपना पॉलिटिकल साइंस का टीचर नवनाथ मिश्र। यहां ध्यान रखेंगे, आप एक एक टर्म को थॉट के लेवल पे और फैक्ट्स के लेवल पे गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। इसका मूल कारण क्या है कि पॉलिटिकल साइंस एक प्रकार से कॉन्क्रीट और डिस्क्रीट दोनों ही नेचर का है। वैसे ही जैसे कि सरकार कॉन्क्रीट है और राज्य अपने आप में एक डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट है, स्टेट डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट है, तो निश्चित तौर पे जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो फिलोसॉफिकल भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल भी होंगे और फैक्चुअल कम होंगे। वहां आपको यह जांचने का प्रयास किया जाएगा कि लड़का पॉलिटी को कॉन्सेप्चुअली समझा है, फिलोसॉफिकली समझा है कि नहीं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के भीतर कोई पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके प्रति लड़का कितना संवेदनशील है। क्योंकि जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को ही डील करना होगा। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर, और उम्मीद करता हूं कि माता सरस्वती आपका कल्याण करेंगी और मेरे बताए हुए टॉपिक से हर साल की भांति इस वर्ष भी 80 to 90% क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट, फिलोसफी और फैक्ट्स, इनके बीच में इंटर रिलेशंस को बेहतर बनाते हुए आप तैयारी करेंगे प्री का। और आप विश्वास मानिए कि जो जनरल स्टडीज लेवल के टीचर्स आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं, जो सीधे सीधे आके कॉन्स्टिट्यूशन पहुंच जाते हैं, अब वो इनसफिशियंट ही है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर में मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं, व्हाट इज पॉलिटी, राजव्यवस्था किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम यहां जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर सिंगुलर वचन में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि राजव्यवस्था और संविधान में क्या अंतर है। ज्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लेकर के ही कंफ्यूज रहते हैं, और कितने तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो पॉलिटी को और कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही मान करके पढ़ते हैं, और यूट्यूब पे इस तरीके के लेक्चर्स पड़े भी हुए हैं कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करें। तो नाउ हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि पॉलिटी है क्या, व्हाट इज पॉलिटी, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, आप बोर्ड पे फोकस करेंगे। तो जब हम किसी पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी को कहा जाता है। पॉलिटी किसी बुक या किताब का नाम नहीं है। बातें समझ में आ रही हैं? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मतलब हुआ कि जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज है उसे राजव्यवस्था कहते हैं। अब देखें, अब पॉलिटी के एलिमेंट्स हैं कुछ, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इन्हीं को वहां ऑप्शन में दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पॉलिटी। और लड़के को ये पता ही नहीं है कि राजव्यवस्था के मूलभूत तत्व क्या क्या हैं, तो ऐसे में लड़का गलत लगा कर किया जाता है, और कभी कभी वह संविधान को भी राज्य व्यवस्था का तत्व मान लेता है, मूल तत्व, जो कि है नहीं। और इसमें क्वेश्चन गलत हो गया। जी इसके टीचर भी बता दिए, यस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी। नो, इट इज द पार्ट बट नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द पॉलिटी। तो पॉलिटी के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या पार्ट्स हैं वो 4 हैं। कोई भी राजनीतिक समाज में 4 तत्व पाए जाएंगे तो ही वह समाज राजनीतिक समाज या पॉलिटिकल सोसाइटी कही जाएगी। पहले है पीपल, जाहिर सी बात है किसी मनुष्य ही राजनीतिक प्राणी है, कोई दूसरा पशु पक्षी का अपना राजनीतिक समाज या पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं पाई जाती है। तो निश्चित तौर पे जहां जनता होगी वहीं पर पॉलिटी होगा। तो एक पहला एलिमेंट है पीपल का होना। दूसरा एलिमेंट क्या है इसका? दूसरा एलिमेंट है सोशल ऑर्डर का होना। ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो लोगों के बीच आपसी एक नियमित संबंध पाया जाता हो, सामाजिक संरचना पाई जाती हो, व्यवस्था पाई जाती हो। तो लोगों का होना मात्र राज्य व्यवस्था को इंगित नहीं करता है, लोगों के बीच अंतर संबंध व्यवस्थित होने चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए। और थर्ड एलिमेंट है इसका, दैट इज गवर्नमेंट। जी हां, एक राज्य व्यवस्था का तीसरा मूलभूत तत्व सरकार है। एक धुरी पर नागरिक है और नागरिक समाज के बीच अंतर संबंध पाया जा रहा है सोशल ऑर्डर के तौर पे। तो दूसरी धुरी पे अगर आप देखेंगे अगले पोल पर दिखाई देता है गवर्नमेंट,
और उसके बाद आता है पैटर्न ऑफ अथॉरिटी। यानी कुल मिलाकर के सरकार होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए और पैटर्न ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। आपके मन में होगा कि व्हाट इज पैटर्न ऑफ अथॉरिटी? पैटर्न ऑफ अथॉरिटी किसे कहते हैं? तो आप ऐसे समझिए कि जंगलों में रहने वाले समाज में कौन शासन करेगा, किस प्रकार से शासन होगा, शक्तियों का वितरण कैसा होगा, उस शक्तियों पे लगाम कैसे लगेगी, कुछ पता नहीं होता है। अराजकता की स्थिति होती है, नारकी की स्थिति होती है। जिसके पास जितनी ताकत है वह किसी भी वस्तु को छीन करके दूसरे जीव से हासिल कर लेता है और तब तक वह वस्तु पे उसका अधिकार रहता है जब तक कि उसके पास शक्ति या ताकत है। लेकिन मनुष्यों के राजनीतिक समाज में ऐसा नहीं पाया जाता। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, हर व्यक्ति समानता चाहता है, हर व्यक्ति गरिमा यानी डिग्निटी के साथ जीना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वह अपने आप को रेगुलेट करने के लिए या दूसरे मनुष्यों से अंतर संबंध स्थापित करने के लिए, इंटर रिलेशंस स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट का निर्माण करता है। लेकिन जिस गवर्नमेंट को वह शक्तियां देता है कि तुम आकर के मुझ पे शासन करो और हमारे बीच के भी जो संबंध हैं वो हमारी जेनरिक विल पे निर्धारित करो, तो ऐसी स्थिति में वह सरकार शक्ति पाने के बाद निरंकुश भी हो सकती है। तो उसकी निरंकुशता पे रोक लगाने के लिए जो चौथा एलिमेंट है वो पैटर्न ऑफ अथॉरिटी है। अब इसके क्या एलिमेंट्स है? पैटर्न ऑफ अथॉरिटी के भीतर भी सब एलिमेंट्स हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि फैसला कौन लेगा राजनीतिक समाज में, किसके हाथ में शक्ति होगी। दूसरा क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, यानी कि जो फैसला ले रहा है, डिसीजन ले रहा है उस पॉलिटिकल सोसाइटी का, उसके पास जो पावर है वह कहां से आया? क्या उसने लड़ करके जीत करके हासिल किया या फिर जनता ने उसे आपसी सहमति से, म्यूचुअल कॉन्सेंट से चुन करके शासक बनाया है? बातें समझ आ रही है? जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक पैटर्न है पॉलिटिकल, कि जहां जनरल विल पे पीपल के सत्ता चुनी जाती है। मोदी 5 साल तक है, उनके पास कोई अपना व्यक्तिगत ताकत नहीं है, वह भारत की जनता की इच्छा से शासक बने हैं। ब्रिटेन का राजा वहां की जनता की इच्छा से राजा है। तो यह चीज क्या है? लोकतांत्रिक पैटर्न है, यह पैटर्न ऑफ अथॉरिटी है। ये फैसला राजा लेगा या रानी लेगी इंग्लैंड का, और स्रोत वहां की जनता होगी। हमारा फैसला मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति लेगा और जो शक्ति है उसे नवनाथ मिश्रा से और आपसे प्राप्त है, जो कि हम हर 5 वर्ष पे वोट देते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पॉलिटिकल पैटर्न है। फिर इसमें यह भी देखा जाता है, अगर मान लीजिए राजतंत्रीय व्यवस्था है तो देखा जाए तो शक्ति का स्रोत भी राजा है और शक्ति का प्रयोग भी राजा कर रहा है। जनता उसके डर से कुछ बोल नहीं सकती है। अगर जनता बोलने आवाज उठाएगी तो उसका कत्लेआम मच जाएगा। औरंगजेब का शासन आप समझ सकते हैं। तो वो मोनार्कियल पैटर्न ऑफ अथॉरिटी था, उसमें थोड़ा सा अथॉरिटेरियन नेचर, डिक्टेटरशिप का नेचर ज्यादा पाया जाता है। अगर देखिए फिर तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रेस्पेक्ट में ही चल करके हम समझिए इस चीज को। इसके बाद फिर आता है कि जो शक्ति का प्रवाह है, यह भी पैटर्न ऑफ अथॉरिटी का पार्ट है। वह कैसे होगा, यानी फ्लो ऑफ अथॉरिटी, फ्लो ऑफ पावर कैसे है ये? क्या डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ शक्ति का स्रोत जा रहा है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ? जैसे आप देखेंगे तो समाजवादी देशों में सेंट्रलाइज टॉप टू बॉटम मॉडल पाया जाता है गवर्नेंस का या पॉलिटिकल सिस्टम का, एज इन द केस ऑफ रशिया, एज इन द केस ऑफ चाइना एंड वेनेजुएला। लेकिन वही जब हम भारत की बात करते हैं तो यहां पर डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी पाई जाती है। यह इसका अर्थ है कि निचले स्तर पे ही कानून बनाने के निर्णय लिए जाते हैं। इंडिया एक हाइब्रिड अवस्था में है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। सबसे सटीक उदाहरण अगर आप देखेंगे तो इसका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड। हर कानून बनने से पहले जनता से पूछा जाता है, यानी जहां पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी वहां इसके लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे। इंडिया में भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी शैशवावस्था में या चाइल्ड स्टेज पे केवल लोकल गांव की पंचायतों प्रधानी के चुनाव में दिखाई देता है, अदरवाइज कहीं दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर के शक्ति किस प्रकार से प्रवाहित होगा? नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है? जनता से की इच्छाओं के हिसाब से राजा चल रहा है या राजा अपने कंसेंट से डिसीजन ले रहा है, नीचे थोप रहा है? नाउ इसमें एक और बात शामिल होता है पैटर्न ऑफ अथॉरिटी में। वो एलिमेंट है कि शक्ति पर किस प्रकार की पाबंदियां लगेंगी। जैसे कि मोदी को हमने 5 साल के लिए भेज तो दिया सरकार में, हमारे राजनीतिक समाज ने, लेकिन क्या मोदी निरंकुश होकर के हमारे खिलाफ कोई किसी कानून का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए हमने सरकार की शक्तियों पर पाबंदी दिलाने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की व्यवस्था की है। बातें समझ आ रही है कि जब भी सरकार हमारे खिलाफ कोई कानून बनाएगी तो उस कानून का परीक्षण हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी। आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के प्रधानमंत्री को फटकार लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि हमने न्यायिक संरचना को अपने राजनीतिक और कार्यकारी संरचना यानी कि पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर से अलग रखा है। तो आपको जो पैटर्न ऑफ अथॉरिटी है इसके एलिमेंट्स की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। तो नाउ आप उम्मीद कर सकते हूं मैं आपसे कि आप समझ के होंगे कि व्हाट इज पॉलिटी। तो फाइनली अगर पॉलिटी को कंक्लूड करना हो,
आप लोग भी सुनते रहे ध्यान से, आप लोग भी। तो किस रूप में कंक्लूड करेंगे हम पॉलिटी को? तो सिंपली हम उसको कह सकते हैं, पॉलिटी इज द लिविंग ब्रेथिंग एंटाइटी अंडर गवर्नमेंट। यह शासन के अंतर्गत एक जीवंत सक्रिय अस्तित्व है। बातें समझ आ रही है? नाउ अब हम देखते हैं कि संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि अभी तक के लेक्चर में आपने यह जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ पॉलिटी। संविधान क्या नहीं है? राजव्यवस्था का एसेंशियल पार्ट नहीं है। बातें समझ आ रही है? तो क्या है संविधान? अब इसको देखते हैं। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो इट इज द फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जी हां, यह एक विधिक नियमों का और सिद्धांतों का समुच्चय है। ध्यान से सुनते रहें। इट इज द फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। यह समुच्चय है कानूनों का। कैसे कानूनों का? जिन कानूनों के माध्यम से कोई राजनीतिक समाज संचालित होगा, कोई पॉलिटिकल सोसाइटी रेगुलेट होगी। उसमें यह भी दिया रहेगा कि शासक के पास कितने अधिकार होंगे, जनता के पास कितना अधिकार होगा। यानी कि यह देखा जाए तो एक पैटर्न ऑफ अथॉरिटी के को डिसाइड करने वाला एक एलिमेंट है या फैक्टर है या तत्व है। तो ये चीजें हैं। फिर क्या है इसमें? अगर अगला समझानी, फर्स्ट लाइन जाना है, इट इज द फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा एलिमेंट क्या है? एग्जाम में पूछेगा आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ए एंड बी और ऑल, इस तरीके से। तो दूसरा एलिमेंट क्या है आपका? इट एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंटल पॉलिसीज और गवर्नेंस पॉलिसीज। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये दो एलिमेंट हैं। नाउ अब थर्ड एलिमेंट क्या है? थर्ड एलिमेंट की बात करें तो इट इज द सुप्रीम लीगल ब्लूप्रिंट। ध्यान रखेंगे, तीन बातें इसमें समाहित हो गई। मैंने यहां पे जो लिखा हुआ है, एक पैराग्राफिक लिखा है, जो मैं समझा रहा हूं इसको तोड़ करके समझा रहा हूं। तो इट इज द सुप्रीम लीगल ब्लूप्रिंट। किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है? दैट डिफाइंस हाउ द पॉलिटी ऑपरेट्स। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को भी? इट डिफाइंस हाउ द पॉलिटी ऑपरेट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ क्लियर है इश्यूज आपका? अब हम आगे चल रहे हैं। मोस्ट फोकस आप ही लोग ऑनलाइन वालों पे हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स को बैठा रखा हूं ताकि एक मेरे भीतर की ऊर्जा बनी रहे समझाते वक्त, वन में ना हो लेक्चर। अब अगली चीज को देखिए, इसमें क्या चीजें अगला पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, तत्व हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो महत्वपूर्ण फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या चीज आपने पाया? इट इज द रूल बुक। जो फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं वो एक निश्चित दस्तावेज में लिखित होती हैं। उसी लिखित दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के सामान्य भाषा में संविधान एक पुस्तिका है। कानूनों का संग्रह जिस जगह पे किया गया है वह संविधान है। आप लोग को भी समझ में आ रही बात? आपको भी समझ में आ रही होगी। फिर दूसरा क्या है? यह इसके अगला एलिमेंट क्या है? यह दो बातों पे विचार करता है। एक संविधान दो प्रश्नों का हमें उत्तर देता है। इट इंश्योर्स द की क्वेश्चंस। पहला क्या है? किस क्वेश्चन का उत्तर देता है? कि कानून कैसे बनता है। ध्यान रखेंगे, आपका कानून भारत के संविधान के अनुसार ही मोदी बनाएंगे। यानी कि संविधान मोदी के ऊपर एक नियंत्रण लगा रहे हैं। तो हमारे पैटर्न ऑफ अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है? मूल पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो यह बात करता है कि शक्तियों का विभाजन कैसे होगा। हाउ द पावर्स आर सेपरेटेड। उदाहरण के तौर पे कि किसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगा, किसके पास लेजिस्लेटिव पावर होगा और किसके पास होगा लीगल पावर। यह सब यानी सेपरेशन ऑफ पावर है उस देश के पैटर्न ऑफ अथॉरिटी में, या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर है। ये सारी बातें, जैसे कि अगर आप देखें तो इसमें क्या चीजें दी गई हैं? इट क्रिएट्स एंड लिमिट्स द पावर। दूसरी चीज इसमें क्या दिखाई देती है? इट कैन बी रिटन और अनरिटन। यह लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर लिमिट ऑफ पावर है कि अगर जो विधायिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा तो ही विधायिका कार्यपालिका की गतिविधियों पर नियंत्रण या कंट्रोल लगा सकता है। बातें समझ आ रही है? अब इसके अंदर और भी देखें कि लिमिट्स ऑफ पावर का मतलब है कैसे इट क्रिएट्स लिमिट्स ऑन पावर। फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं तो किस प्रकार से लिमिट लगाता है। तो सबसे पहला है एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं की स्थापना करता है, इसके जरिए यह लिमिट लगाता है। दूसरी चीज इसमें क्या आप देख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अधिकारों को बांटता है कि किसके पास कौन से अधिकार होंगे। जैसे कि न्यायिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है हमारे यहां, कानूनों को लागू करने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, मोदी जी के पास है। वही कानूनों को बनाने का अधिकार संसद के पास है। इलेक्शन कराने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा होता है तो मोदी की शक्तियां को सीमित कर दिया जाता है
और जैसा इलेक्शन कमीशन चाहेगा वैसा ही सांसद विधायक से लेकर के प्रधानमंत्री तक को करना पड़ेगा। अपने आप में एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है इलेक्शन कमीशन। वो जब चाहे किसी कलेक्टर को सस्पेंड कर दे, जब चाहे किसी कलेक्टर को ऑन द स्पॉट लग रहा है कि सही इलेक्शन नहीं करा सकता है तो उस कलेक्टर को जेल भी भिजवा सकता है। इतना पावर होता है किसके पास? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, प्रधानमंत्री तक को निर्देशित कर सकता है। तो देखिए, हमेशा 5 वर्ष वह सोया हुआ है, लेकिन 5वें वर्ष में वह जाग गया। तो उसका जागने के लिए जो ताकत मिली है वो ताकत इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से मिली है। बातें समझ आ रही हैं? तो इस प्रकार से शक्तियों का वितरण किया गया है और नियंत्रण लगाया गया है। फिर अगली चीज क्या चीज है? इट सेट्स द लिमिट्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स। यह नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सरकार के ऊपर पाबंदियां लगाता है। वो कहां लगा है? जब आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो उसमें है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो 14 से 30 तक है और 32 उसका लिमिट है। तो उसमें क्या कहा गया है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। अगर हनन करेगी तो हम अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारे हितों में फैसला लेगी सरकार के खिलाफ और सरकार पे नकेल कसेगी। यह क्या है? यानी कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार के ऊपर लिमिट्स लगाए गए हैं। वो लिमिट्स फंडामेंटल राइट्स में है। आगे पढ़ेंगे, बातें समझ आ रही है? तो इस प्रकार इट क्रिएट्स एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये संविधान का कार्य है। हमारे ऊपर भी लिमिट्स लगाती है वो, केवल गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं, क्योंकि दस्तावेज केवल सरकार के लिए नहीं, हमारे लिए भी, हमें भी संविधान के अनुसार चलना है और सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ भी फैसला ले सकती है। फिर अभी हमने अगला क्या बताया कि इट कैन बी रिटन और अनरिटन, यानी कि संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। अगर हम लिखित संविधानों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला लिखित संविधान है। वहीं जब हम इंडिया के संविधान की बात करते हैं तो वह भी लिखित संविधान है। आपको पता ही, आगे हम पढ़ेंगे कि 1950 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 24 नवंबर को तैयार हुआ और 26 जनवरी को यह लागू हो गया। फिर इसके बाद अगली स्थिति देखें तो अलिखित संविधान भी पाया जाता है, जैसे एज इन द केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है। दस्तावेजों, परंपराओं, कन्वेंशंस पे आधारित इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट की शक्ति का स्रोत हमारा संविधान है, लिखित संविधान है। बातें समझ आ रही हैं? तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया इश्यूज? यानी कि संविधान एक रूल बुक है, या लिखित हो सकता है और लिखित हो सकता है, और यह किसी पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं जो रही उस दौर में कोई संविधान नहीं होते थे, राजा के शब्द ही आदेश होते थे। लेकिन पॉलिटिकल सोसाइटी थी मुगल सल्तनत, पॉलिटिकल सोसाइटी थी दूसरे स्टेट्स, लेकिन संविधान नहीं था। तो पॉलिटिकल सिस्टम का संविधान अनिवार्य पार्ट नहीं है। अगर संविधान देखा जाए सामान्यतः तो लोकतांत्रिक संविधानों में ही पाया जाता है, लोकतांत्रिक राजनीतिक समाजों में ही पाया जाता है, ना कि अन्य राजनीतिक समाजों में। लेकिन राजनीतिक समाज की प्रकृति कई प्रकार की हो सकती है। कुलीनतंत्रीय हो सकती है, यानी अरिस्टोक्रेट बेसिस हो सकती है, राजतंत्रीय हो सकती है, मोनार्कियल हो सकती है, राजतंत्र का अर्थ। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक हो सकती है। तो केवल डेमोक्रेटिक का लक्षण है। आप यहां से भी क्लियर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ ये। अब हम इसको चलते हैं, इसके डिफरेंस को समझते हैं कम शब्दों में। आप लोग भी क्लियर हो रहा है इश्यूज? तो देखते चल, जब हम इसके डिफरेंस पे आते हैं तो पहला डिफरेंस दिखाई देता है नेचर का या प्रकृति का। जो हम पीछे पढ़े हैं वहीं से अंतर निकालेंगे। जैसे कि पॉलिटी किसे कहा जाता है? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी को कहा जाता है। नेचर का ये उसका पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। वही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ रूल बुक, यह विधियों की एक पुस्तक है। पहला अंतर। दूसरा अंतर दिखाई देता है एनालॉजी का, जी हां, सादृश्यता का। यह कैसा अंतर है कि अगर हम पॉलिटी की भी देखें, इट इज लाइक अ इंटायर फुटबॉल टीम और लाइक अ इंटायर क्रिकेट टीम। एक संपूर्ण, अगर खेल से उदाहरण से समझें कि जैसे कि क्रिकेट टीम को हम एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी मान लेते हैं कुछ देर के लिए, कम्युनिटी, तो पॉलिटी क्या है? एक क्रिकेट टीम है पूरी। वही संविधान क्या है कि क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, कितने बॉल का एक ओवर होगा, अंपायर कैसे फैसले लेगा, तो वह जो क्रिकेट की रूल बुक है वह संविधान है। और वह जो पूरी क्रिकेट की टीम है, संरचना है, वह पॉलिटिकल सोसाइटी या पॉलिटी है। तो एनालॉजी से आप समझ गए होंगे। अगर एक खेल से उदाहरण समझे तो क्रिकेट टीम एक छोटा पॉलिटिकल सोसाइटी मान लीजिए, और जो उसकी रूल बुक है एक छोटा संविधान मान लीजिए। फिर अंतर दिखाई देता है दोनों के फंक्शंस का। इसमें क्या अंतर है? पॉलिटी इज द लिविंग रियलिटी, इवॉल्व्स विथ टाइम, यानी जो राज व्यवस्था है यह जीवित या मूर्त अवधारणा है, जीवित लोगों का समूह है जो कि समय के साथ बदलता रहता है और विकसित होता रहता है। 1850 में हमारे सोचने का
जीवन का तरीका अलग था, राजनीतिक समाज हमारा अलग था। लेकिन 1950 100 साल में सब कुछ बदल गया और 1950 से लेकर के आज तक की स्थिति देखिए, संविधान वही है जो 50 में था, लेकिन हमारी जीवन पद्धति बदली, लाइफ स्टाइल बदला, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर में भी काफी हद तक चेंजेस आए। ये राजव्यवस्था है। संविधान क्या है? यह एक स्टेबल लीगल डॉक्यूमेंट है। यह समय के साथ इवॉल्व नहीं होता है, बल्कि इसे जनप्रतिनिधि, राजनीतिक समाज के प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव जब जरूरत पड़ती है तो उसमें अचानक परिवर्तन लाते हैं। समझ में आई बात? इसके जरिए संसदीय कानूनों के जरिए 2/3 बहुमत के साथ भारत के संविधान को बदला जा सकता है। एक जेनरिक नेचर में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे समाजवाद नहीं था, सोशलिज्म नहीं था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 1976 में जुड़ा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो समाजवादी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, हमने जोड़ा। किसके जरिए जोड़ा? परिवर्तन करके। अचानक परिवर्तन हुआ 1976 42वें या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। अब उसके बाद बहुत इजी वे में चलते रहिए, अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस का डिफरेंस। एग्जिस्टेंस का डिफरेंस की बात अगर हम करें तो क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं कि एक राजनीतिक समाज बिना संविधान के रह सकता है। एक पॉलिटिकल सोसाइटी सर्वाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, बट अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट अ पॉलिटिकल सोसाइटी। एक बिना राजनीतिक समाज के कोई संविधान हो ही नहीं सकता। यानी संविधान हमेशा राजनीतिक समाज में ही पाया जाएगा, या राजनीतिक समाज के बिना संविधान हो ही नहीं सकता है। जानवरों का कोई संविधान नहीं होता जब तक कि समाज संगठित ना हो। लेकिन हर संगठित समाज अपने लिए संविधान बनाए रखे, यह जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया, मध्यकाल से लेकर के प्राचीन भारत में कोई लिखित संविधान नहीं था, राजा के आदेश ही कानून हुआ करते थे और राजा को ईश्वर तुल्य माना जाता था। हु वाज राम? राम ने आपने सुना होगा, अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के थे। लेकिन राजा को वैधता किससे दिलाई जा रही है? राजा को बताया गया कि यह विष्णु के अवतार है। किस लिए बताया गया? क्योंकि आम जनता जितनी भावुक रहेगी, राजा की आदेशों को मानेगी, तो राजा के शब्द ही आदेश थे और राम को देवत्व की प्राप्ति हो गई। पश्चिम में देख सकते हैं, लुई 14वां 16वां सब अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिए, मतलब वहां के राम बन गए। तो जनता के भीतर वैधता राजा की स्थापित करने के लिए राजा को देवत्व को ढाल में ढाला गया, तो संविधान लिखित नहीं बनाए गए। लेकिन आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, बुद्धिमान है, वह किसी प्रोफेट, राजा को आप प्रोफेट बना दीजिए, एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सबको पता है कि सामने वाला भी मेरी तरह ही सोचता है। आज किसी देवताओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती धरती पर। यह केवल इसलिए है क्योंकि संविधान ने सबको बराबर बोलने का अधिकार दिया है। यहां ध्यान रखेंगे, मैं भगवान राम की जो आपकी आस्था है उसको नहीं ठेस पहुंचा रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि राम एक महापुरुष है, वैसे ही जैसे कि गांधी हैं, जैसे कि बुद्ध हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। बातें समझ आ रही हैं? लेकिन देवत्व क्यों दिया गया? कि उसी भय से लोग कि नरक में ना जाना पड़े, राजा की बातें मानेंगे। तो उम्मीद करता हूं अब इसको आप समझ के होंगे। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो राज्य व्यवस्था का कर्ता है और संविधान उसका स्क्रिप्ट या पटकथा है। राज्य क्या है? कर्ता है। सॉरी, राज्य व्यवस्था क्या है? कर्ता है। पॉलिटी इज एक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज स्क्रिप्ट। इसके एलिमेंट्स को फोकस किए रखिएगा। इसी एलिमेंट्स में से अगर पूछना होगा तो पूछेगा, क्योंकि पेपर हमेशा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स बनाते हैं। कोई आईएएस अधिकारी जरूरी नहीं है कि पेपर बनाने में बैठे। अगर वो एक्सपर्ट्स बना रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से तो भाई पूछेंगे ही पूछेंगे, फिर आपका जीएस की पॉलिटी काम नहीं करेगी। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। अब स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी को।